हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, जिसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट 7 से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो है विचलन की माप, या फिर इसको कह सकते हैं और भी शुद्ध हिंदी में अपकिरण की माप। यहाँ हम लोग इस विचलन शब्द को सबसे पहले जानेंगे। विचलन जो है सामान्य शब्द है। विचलन जो कि किसी बात का आधार्यशीलता या फिर उसके एक जगह स्थिर नहीं होने की बात को बताता है, या फिर कह सकते हैं कि ये बता रहा है कि फैलाव क्या है। अगर हम लोग अनेक दूसरे शब्दों में देखेंगे, दूसरे विषयों में देखेंगे, तो अधिकतर हम पाएंगे इसे फिजिक्स के विषय में। फैलाव को जब हम लोग लाइट के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो ये लाइट में किस तरह से किरण जो है उसका फैलाव हो रहा है। एक छोटे से कार्डबोर्ड से जब एक किरण को गुजारा जाता है, तो किरण किस तरह से एक छोटे से छेदे से बाहर जब ऑपोजिट की तरफ में निकलता है, तो वो किस तरह से चारों तरफ फैलता है, ये किस तरीके से फैलता है, ये किरण के विचलन को या प्रकाश के विचलन को दर्शा रहा होता है। यहाँ पे अपकिरण की माप या विचलन की माप इसी प्रकार के फैलाव को दिखाने के लिए सांख्यिकी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब बात आती है फैलाव में सांख्यिकी के इस्तेमाल को, तो ये किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। फैलाव जो है डिस्पर्शन किसी मीडियन में, या फिर कह सकते हैं कि फैलाव जो है वो अगर हमारे पास आंकड़े समूह में जब आंकड़े रहते हैं, तो आंकड़े को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। चाहे हमारे पास किसी भी तरह का आंकड़ा हो, जब हम लोग किसी चीज़ की या किसी जगह की या किसी विषय की विशेषता के लिए, किसी स्पेशलिटी के लिए हम लोग वहाँ से आंकड़े लेते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वहाँ से आंकड़े लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब भी क्लास में किसी बच्चों की हाइट को लेने के लिए बच्चों के हाइट का मेज़रमेंट जब लेते हैं, तो उन बच्चों के मेज़रमेंट जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आंकड़े होते हैं, और उस आंकड़े का माध्य जो होता है, मीडियन पॉइंट जो होता है, वो हर संख्या का फॉलो करने वाला होता है, या फिर कह सकते हैं कि हर संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम माध्य को देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 50 स्टूडेंट का मेज़रमेंट, हाइट मेज़रमेंट है, और उसका मीडियन पॉइंट हम देख लेते हैं, तो हम पूरे सीरीज में किस तरह से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पूरे सीरियल वाइज में जो हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं, उसमें किस तरह से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में सही जानकारी नहीं जान पाते हैं। यहाँ पे मीडियन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर नंबर का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका सही जानकारी तभी हम जान सकते हैं जब हम उसके फैलाव को या उसके विचलन को पूरी तरीके से जान पाएंगे। उसके फैलाव या विचलन को जानने के लिए या उसके डिस्पर्शन को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि उस सीरीज़ में हर सीरीज़ के नंबर जो एक दूसरे से के सीरियल वाइज लगाया हुआ है, उस सीरीज़ के हर पद के बीच में कितनी माध्य की या मीडियन में कितनी दूरी है, या कह सकते हैं कि हर फैलाव के बीच में कितनी दूरी है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि नंबर का जो सीरीज़ बनाए हैं, उस नंबर के सीरीज़ में एक नंबर से दूसरे नंबर पे कितनी दूरी है। ये भी बताता है, देखना होता है कि दो नंबर है जो है
या फिर पूरे सीरीज में जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर सीरीज वाइज कितने छोटे हैं या फिर सीरीज वाइज कितने बड़े हैं। यहाँ पे जो डिस्पर्शन हो रहा है इसकी दूरी या विस्तार या फैलाव जो है, इसका डिस्पर्सन जो है, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जितना भी फैलाव है, दूरी है, इसी को डिस्पर्सन या अपकिरण या फिर विचलन कहा जा रहा है। विचलन को जब हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग दो बातों में खास रूप से देखते हैं। पहला बात यह आता है कि विचलन जो है वो जब सीरीज में लगा हुआ होता है तो पूरे सीरीज में जितने भी सीमाएं हैं उस सीमाओं के विस्तार या सीमा का जो विस्तार है या फिर पूरे जो नंबर हैं उस नंबर के अनुसार से वो कैसे कितने तरीके से या किस प्रकार से फैले हुए हैं, वो किस तरह से फैले हुए हैं। या फिर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो विचलन है वो उसके पद के श्रेणी जो है, उसकी सीमाएं पद जो है वो उसके विस्तार या उसके सीमा के विस्तार किस प्रकार से हुए हैं, या फिर दो नंबर एक दूसरे से कितनी दूरी पे और किस प्रकार से एक दूसरे से दूर में है। दूसरे शब्द में हम लोग इस विचलन को इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो सीरीज है, जो पदमाला है हमारे पास, जो नंबरों का एक श्रृंखला है हमारे पास, जब हम किसी आंकड़े को लेकर के उस श्रृंखला को बनाते हैं तो उस श्रृंखला के बीच में जो माध्य है, श्रृंखलाओं का जो माध्य है, वो हर एक विभिन्न पद जो है उस विभिन्न पद के विचलन या डिस्पर्शन के माध्य क्या है, या कह सकते हैं कि उस डिस्पर्शन में कितनी दूरियां चल रही हैं। दूसरे अर्थ उसको हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो भी डिस्पर्शन हमारे सामने है वो डिस्पर्शन उस सीरीज के अनुसार से, जो हमारे पास दिए गए सीरीज के अनुसार से नंबर में एक दूसरे के बीच में जितनी दूरी है उसके साथ में उस सीरीज के अनुसार से किस प्रकार का या कितना मीडियन है, और उस मीडियन के आधार पे उस पद का किस प्रकार से विचलन है, जिसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं एवरेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द सीरीज। यहाँ पे विचलन का होना इस बात का प्रभाव देता है कि दिया हुआ जो एक समूह है या फिर हम एक आंकड़ा, जो एक मेज़रमेंट हम एक किसी भी विशेषता का लिए हैं, जैसे कि किसी क्लास के हाइट का जो मेज़रमेंट लिए हुए हैं, उस आंकड़े में हर पद जो है, हर नंबर जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो हम लोग एक इस तरह से भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि उसमें समानता का अभाव है। हर नंबर जो हम लोग सीरीज में बैठाते हैं वो सीरीज में जो नंबर है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता है और उसमें कोई भी नंबर एक दूसरे से समान नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो विचलन है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जितना कम होगा उतना उसमें समानता मिलेगा। मान लीजिए अगर हमारे पास दो नंबर है, एक 5 है और एक 5.2 है और 5.3 है, तो ये हम कह सकते हैं कि इस तीनों नंबर के बीच में दूरियां बहुत कम हैं और इसकी जो समानताएं हैं एक दूसरे से लगभग समान है या फिर समान है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और इसके उल्टे में अगर देखेंगे, इसके विपरीत देखेंगे, तो विचलन की जितनी मात्रा अधिक होगी उतना उसमें समानता कम होगी। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास नंबर है 4 है, 5 है, 6 है, मान लीजिए हमारे पास आंकड़े हैं, कोई 2 है,
कोई 6 है, कोई 8 है, कोई 10 है, तो हम लोग इजीली विजिबल है कि इसमें सारे नंबर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, या फिर दूसरे तरह से इसको कह सकते हैं कि इन सारे नंबरों के बीच में फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जो माध्य है उसकी संरचना को दो अलग अलग प्रकार या दो अलग अलग भागों में देख सकते हैं। एक इस प्रकार से देख सकते हैं कि माध्य की संरचना समान हो, माध्य समान हो, लेकिन उसकी संरचना अलग अलग हो, और दूसरा माध्य भिन्न हो लेकिन संरचना एक समान हो। अब इसको सबसे पहले देखते हैं कि माध्य समान हो और उसकी संरचना एक जैसा हो, उसकी संरचना अलग अलग हो। माध्य समान हो, माध्य समान हो और उसकी संरचना अलग अलग हो। हमारे पास बहुत सारे इसमें वेरिएशन आते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास जो नंबर हैं, आंकड़े हैं, वो आंकड़े को 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। 3 ग्रुप में बांट लेने के बाद उन आंकड़ों को हम लोग सीरीज वाइज में रखते हैं या दिखाते हैं। सीरीज वाइज में जब हम उस बात को दिखा रहे हैं तो किस प्रकार से दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम किसी 3 व्यक्ति के हर रोज के कमाई का ब्यौरा दिखा रहे हैं। कुल 7 दिनों का ब्यौरा है इसमें, और ये 7 दिनों का ब्यौरा इस प्रकार से है। मान लीजिए एक व्यक्ति पहले दिन में वो दिखा रहा है, वो कमा रहा है करीब 5 रुपया, दूसरे दिन में भी 5 रुपया, तीसरे दिन में भी 5 रुपया, चौथे दिन में भी 5 रुपया, 5वें दिन में भी 5 रुपया, और छठे दिन में भी 5 रुपया, और 7वें दिन में भी 5 रुपया। अगर हम लोग इस 7 दिन का एग्रीगेशन करेंगे, टोटल निकालेंगे, तो हमारे पास कुल जोड़ 35 रुपया, 5 सत्ते 35 रुपया आता है। और अगर हम लोग इसका मीन निकालेंगे, जो कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेशन, टोटल नंबर और उसके कुल संख्या से हम लोग भाग देंगे, तो हमारे पास मीन आएगा 5। 35 को हम लोग जब भाग देंगे 7 से, तो हमारे पास मीन आएगा 5। इसी तरह से दूसरा नंबर भी हम लोग जब देखते हैं बी पोजीशन में, तो हमारे पास आता है सबसे पहला नंबर बी कैंडिडेट जो कमाता है सबसे पहला दिन 4, उसके दूसरे दिन भी 4 रुपया कमाता है, तीसरे दिन 6 रुपया कमाता है, चौथे दिन 5 रुपया कमाता है, छठे दिन 7 रुपया कमाता है, पाँचवें दिन 7 रुपया कमाता है, छठे दिन 5 रुपया कमाता है, और अगले दिन वो 4 रुपया कमाता है। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे 4 + 4 + 6 + 5 + 7 + 5 + 4, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल आता है 35 रुपया। 7 से इसको फिर से भागा देंगे तो हमारे पास आएगा मीन 5 रुपया। इसका औसत जो है वो 5 रुपया आएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरे कैंडिडेट में, जो कि ये तीसरे कैंडिडेट जो कि अपने कमाई को, उसके कमाई को हम लोग देख रहे हैं। पहले दिन ये कमाता है 1 रुपया, दूसरे दिन 9 रुपया, तीसरे दिन कोई भी कमाई नहीं होती है, चौथे दिन कोई भी कमाई नहीं होती है, पाँचवें दिन 12 रुपये कमाता है, छठे दिन 13 रुपये कमाता है, सातवें दिन कुछ भी नहीं कमाता है। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 + 9 + 0 + 0 + 12 + 13 + 0, तो हमारे पास टोटल होता है 35। इसका भी 35 आता है, और इसका जब मीन निकालते हैं तो 5 आता है। तो ये हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, जिसमें कि
मीन समान है। तो हम लोग देखें कि इस सभी नंबर में, इस सभी आंकड़ों में, 3 आंकड़ों में जो अभी हम लोग देख रहे थे, उन तीनों आंकड़ों में जो टोटल है या फिर जो टोटल नंबर है वो 35 है, लेकिन उसका जो कमाई का अंतर है वो हर कैंडिडेट का अपना अलग अलग है, जिससे हमें यह देखने को मिल रहा है कि इसकी संरचना या इसका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या इसका फैलाव जो है वो अलग अलग है, लेकिन इसका माध्य जो है टोटल 1 आने के कारण से इसका माध्य 1 है। ये पहला रूप है इस बात का, विचलन के प्रकार का एक पहला रूप है। दूसरा रूप ये है कि उसका नंबर का फैलाव एक जैसा है, लेकिन उसका मीन जो है वो अलग अलग है। अब हम लोग इसी तरह के एक और नंबर के प्रकार में हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे कि पहला जो है ए, कैंडिडेट जो कमाई होता है उसका हर दिन के हिसाब से 5 रुपया चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम इसके 7 दिन का एवरेज निकालते हैं तो 35 रुपये आता है। 5 सत्ते 35। पहला दिन भी ये 5 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 5 रुपया, तीसरे दिन 5 रुपया, चौथे दिन 5 रुपया, 5वें दिन 5 रुपया, छठे दिन 5 रुपया, 7वें दिन 5 रुपया। जब इस तरह से ये कमाता है तो 7 गुना 5, 5 सत्ते 35, 7 पचे 35, और 35 को जब हम लोग 7 से भागा करेंगे तो हमारे पास मीन आएगा 5। अब दूसरा कैंडिडेट जो कमाता है वो पहले दिन 8 रुपया, दूसरे दिन 8 रुपया, तीसरे दिन 8 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, 5वें दिन 8 रुपया, छठे दिन 8 रुपया, 7वें दिन भी 8 रुपया, और 9वें दिन भी 7वें दिन भी 8 रुपया। 7 दिन का 7 8 होता है, और उसके बाद वो जो टोटल आता है, टोटल आने के बाद उसको हम लोग जब 8 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास 8 आता है। उसके आगे आता है तीसरा कैंडिडेट जिसका पहला दिन का कमाई होता है 9 रुपया, दूसरा दिन का कमाई होता है 9 रुपया, तीसरे दिन का कमाई होता है 9 रुपया, चौथे दिन का कमाई होता है 9 रुपया, 5वें दिन का कमाई होता है 9 रुपया, छठे दिन का कमाई होता है 9 रुपया, और 7वें दिन का कमाई होता है 9 रुपया। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि जो उसका कमाई हो रहा है वो लगातार 9 रुपया हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जब इस सीरीज में देखिए, इस आंकड़ों का संख्या के ग्रुप में देखते हैं तो ये करीब सभी में समान रूप से होता है। यहाँ पे जब समान रूप से हो रहा है तो वो किस प्रकार से हो रहा है, इसमें जो हम लोग इस सभी आंकड़ों में देखें कि ये इसका जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी में एक समान से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इसमें केवल नंबरों का हेरफेर है। कोई 5 रुपये है, कोई 8 रुपये है, कोई 9 रुपये है, जिसके कारण इसमें मीन में अंतर है, माध्यम में अंतर है, लेकिन संरचना जो है वो समान है। यहाँ पे व्यक्तिगत इकाई जो है, व्यक्तिगत इकाई माध्य के रूप में पूर्ण रूप से समान है। हम यहाँ पे जो उदाहरण देख रहे हैं उसमें हम लोग पूरी तरह से देख सकते हैं कि जो मीडियन है, माध्य है, ये पूरे सीरीज के बारे में पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं बता पा रहा है। इसकी अगर हमें पूरे फैलाव की जानकारी चाहिए तो इसके पूरे
सांख्यिकी के माप की जानकारी हमें चाहिए होता है। यहाँ पे इसकी जानकारी के लिए जो हमें चाहिए है वो है किस प्रकार से ये एक दूसरे से फैल रहा है या फिर एक दूसरे से इसकी दूरी किस प्रकार से है। ये सूचनाएं केवल मीन से नहीं प्राप्त होती है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए पूरे नंबर के जो माप हैं, जो हमारे पास पूरे नंबर जो आ रहे हैं उसके पूरे माप की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ इस माप को ही अपकिरण की माप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि अन्य मापों में से ये एक अपकिरण की माप है जो विभिन्न सीरीज में हर इकाई में पाए जाने वाली समानता या असमानता में विभेद करते हैं। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि विचलन हम उसको कहते हैं जब सीरीज में जब नंबरों को डिपुट कर देते हैं या सीरीज में नंबरों को रख देते हैं तो वहाँ पर जब सीरीज में नंबर जो है उसमें हर नंबर जो है उसके बीच में समानता या असमानता को जब वो बताता है तो हम उस नंबर को जान पाते हैं। यहाँ पे जो किंग एक गणितज्ञ हैं वो इस प्रकार से बताते हैं कि अपकिरण का शब्द का उपयोग, विचलन शब्द का उपयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि दिया हुआ समूह या इकाई में का आकार में परस्पर भिन्नता होती है और उनके आकार में समानता का अभाव होता है। तो यहाँ अपकिरण की माप जो है इसको विभिन्न नाम से भी पुकारा जा सकता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ वेरिएशन, इस तरह से अपकिरण की माप को कहा जा सकता है। ऐसे बहुत अनेकों नाम से भी कहा जा सकता है जो कि ये दर्शाता है कि ये किस तरह से हर वेरिएबिलिटी को, हर वेरिएशन को किस तरह से मापा जा सके जो कि हमारे आंकड़ों में प्राप्त नंबर है। सांख्यिकी में जो अपकिरण का माप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस अपकिरण के माप के बगैर किसी भी मीडियन का जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे मिल्स भी इस बात को बताते हुए कहते हैं कि जो भी अपकिरण है या फिर जो भी वेरिएशन है वो उस प्रकार से नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाता है। ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक अपना एवरेज सिग्निफिकेंस है, एक एवरेज लिमिटेड सिग्निफिकेंस है जो कि अपने घटते हुए नंबर में, वेरिएशन से घटते हुए नंबर में उसके एवरेज को बताता है कि वो किस तरह से बढ़ रहा है या किस तरह से घट रहा है। यहाँ पे जो विचलन का माप है या जो डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इस मेजर्स के माप की उपयोगिता, उसमें इसके मेजर्स की माप का उपयोग सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में अधिक किया जाता है। अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि इस डिस्पर्शन से हम जान पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय कितनी है, अधिक है या कम है, या उसके विचलन में समानता है या असमानता है। जैसे अगर हम लोग इस विचलन की माप से बड़े ही आसानी से देख सकते हैं कि कुछ लोग करोड़पति हैं और जबकि अधिकतर लोग गरीब हैं। यहाँ पे इस विचलन के माप से ये हम बता सकते हैं कि उस देश, जो देश है
वो जिसमें कुछ लोग करोड़पति हैं और कुछ लोग गरीब हैं, अधिकतर लोग गरीब हैं, तो वो देश किस तरह से संपन्न है या असंपन्न है। यहाँ पे विचलन की विशेषताओं को जानने के लिए इस विचलन के जो माध्य हैं और विचलन का माप उसका अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ पे जो विचलन है उस विचलन के माप जो है उसके अपने कुछ उद्देश्य हैं, या फिर कह सकते हैं कि विचलन के मापन से हमें जो फायदा होगा वो इस प्रकार से है। विचलन जो है, सबसे पहली बात आती है कि इसके द्वारा माध्य की विश्वसनीयता ज्ञात करने में लाभ होता है। टू फाइंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ एवरेज। अपकिरण या विचलन हमें यह बताते हैं कि माध्य किस सीमा तक कितने नंबर को प्रतिनिधित्व कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आंकड़े हैं और उस आंकड़ों में से हम जब माध्य निकाल लेते हैं तो वो माध्य उस आंकड़े के पूरे सीरीज में से हर नंबर का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से कर रहा है, ये हमें विचलन का माप बताता है। अगर माध्य अगर अच्छा फॉलो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फैलाव है वो ठीक रूप से है या उसकी विश्वसनीयता बढ़ गई है, और अच्छा फॉलो अप नहीं होने पे हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर का फैलाव है वो ठीक प्रकार से नहीं है या आंकड़े ठीक नहीं है। दूसरे रूप में हम दूसरे में ये कह सकते हैं कि दो तथ्यों की तुलना करने का भी उद्देश्य इसमें होता है। कंपैरेटिव एम्स ऑफ टू फैक्ट्स। जब हमारे पास अभी हम लोग जब आंकड़ों को, विभिन्न आंकड़ों को देख रहे थे तो हम लोग देखे कि किस प्रकार से 2 या 3 कैंडिडेट की कमाई को हम लोग देख रहे थे। जब हम लोग देख रहे थे एक ऐसे आंकड़े पे जब संरचना विभिन्न थी और माध्य एक थे, तो हम लोगों ने उसमें देखा कि किस प्रकार से ए हर रोज कितना कमा रहा है, बी की हर रोज की कमाई अलग अलग थी और सी की कमाई जो कि बहुत ही अधिक थी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कैंडिडेट ए एक तथ्य को लेकर रखा था, कैंडिडेट बी 2 तथ्य को लेकर रखा था। यहाँ पे इस प्रकार से हम अपकिरण में 2 तथ्य की तुलना बड़े ही आसानी से हो जा सकती है, या फिर कह सकते हैं कि 2 तथ्यों की तुलना अपकिरण के द्वारा बड़े ही आराम से हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत अनेकों देश के प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय को हम यहाँ अपकिरण के माध्यम से बड़े ही आसानी से अपकिरण के द्वारा आराम से रख करके पुट करके एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे जो अपकिरण है वो उसके अपकिरण और उसके विचलन को भी नियंत्रित करने का उद्देश्य अपकिरण के माप के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अपकिरण के माप के उद्देश्य में कंट्रोलिंग एम्स ऑफ डिस्पर्शन, कंट्रोलिंग एम्स ऑफ डिस्पर्शन में हम यहाँ ये देखते हैं कि विचलन की जो माप है वो बहुत बार इसलिए भी किया जा सकता है कि इसके फैलाव को नियंत्रित किया जा सके या इसको नियंत्रित किया जा सके। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके बॉडी को रेगुलेट करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि उसके बॉडी को संतुलित करने के लिए उसको ट्रीटमेंट देता है, उसके शरीर का मेज़रमेंट करता है, शरीर के टेम्परेचर का मेज़रमेंट करता है, हार्ट बीट देखता है
और बहुत तरीक़ों से उसको एग्ज़ामिन करता है, और एग्ज़ामिन करने के बाद जो भी कुछ भी खराबी है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, रेगुलेट करने का कोशिश करता है। उसी प्रकार से ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जितने उत्पादन हो रहे हैं, हर वस्तु के जितने मूल्य हैं, उनके आंकड़े जो हैं वो हर तरह से विचलन को बताते हैं। आर्थिक स्थिरता करने के लिए, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी बनाने के लिए उसमें नियंत्रित करने का उपाय किया जाता है, या उसको नियंत्रित करने का कोशिश किया जाता है। चौथा भाग ये है कि चौथी बात यह है कि अपकिरण के उद्देश्य में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में चौथी बात यह है कि इसके द्वारा सांख्यिकीय मापों का आधार का पता चलता है। बेस ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मीन्स मेजर्स, बेस ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्समेंट। जब सांख्यिकीय माप में अपकिरण के माप का आधार का काम करते हैं तो उसमें अनेकों काम करते हैं, जैसे कि सहसंबंध निकालते हैं, कोरिलेशन, उत्पादन या लागत का नियंत्रण करने के लिए अनेकों तकनीकी करते हैं, और इस प्रकार से अपकिरण के माप का मापन को निकालते हैं। यहाँ पे जो भी बात हम लोग देख रहे हैं उसमें सारी बात मेजरमेंट के लिए है, आंकड़ों का डिस्पर्शन के लिए है। जो भी बात हम लोग देखे वो आंकड़ों के विचलन के लिए है, डिस्पर्शन के लिए है। यहाँ पे जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहला है माध्य की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, इसके द्वारा पूरे सीरीज में जितने नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस तरह से उसकी प्रकार या उसका फैलाव चल रहा है, ये उस आंकड़े का विश्वसनीयता बताता है। इसके द्वारा दो आंकड़ों की तुलना हो पाती है, और इसके द्वारा विचलन के माप के द्वारा पूरे विचलन को नियंत्रित किया जा सकता है, और इसके द्वारा अनेकों सांख्यिकी के अनेकों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ अनेकों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपकिरण ज्ञात करने की अनेकों विधि हैं। जैसे पहला है, इसको दो भाग में बांटा हुआ है। पहला है सीमा विधि, मेथड्स ऑफ लिमिट, और दूसरा है विचलन माध्य विधि, मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन। सीमा विधि, मेथड्स ऑफ लिमिट में तीन भाग है। पहला है रेंज, विस्तार, दूसरा है इंटर क्वार्टरलाइन रेंज, अंतः चतुर्थक विस्तार, तीसरा है परसेंटाइल रेंज, सप्तमक विस्तार, और दूसरा है विचलन माध्य विधि, मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन। इसमें पहला है मीन डेविएशन, दूसरा है क्वार्टरलाइन डेविएशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला रेंज, विस्तार। अपकिरण का विस्तार या रेंज ऑफ डिस्पर्शन को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। जब भी किसी सीरीज में नंबर हम लोग जब भी आंकड़े जब प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी क्लास के हाइट मेजरमेंट हो या किसी क्लास के इवैल्यूएशन का नंबर हो, मेजर हो, उसको हम लोग जब किसी सीरीज में डिपुट कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिपुट कर देते हैं, तो उसमें कुछ नंबर उच्चतम वैल्यू में रहता है, हाईएस्ट वैल्यू में, और कुछ नंबर निचले वैल्यू में रहता है। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर है 42, 41,
40, 44, 46। इसमें सबसे कम नंबर 40 है और सबसे अधिक नंबर 46 है। तो यहाँ इस रेंज में यही बता रहा है कि जब हमारे पास सीरीज में नंबर होते हैं तो जब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सबसे बड़ा नंबर जो है सबसे ऊपर है और सबसे छोटा नंबर है वो सबसे नीचे है। यहाँ इस रेंज के फैलाव को बताने के लिए, विस्तार को किसी सीरीज में या किसी आंकड़ों के आंकड़ों में नंबरों के फैलाव को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है रेंज है। और इसमें सबसे आसान तरीके से जब हम उसको सीरीज में डिपोट कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ऊपर में जो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर जो है, उससे सबसे छोटे नंबर को घटा दिया जाता है। तो हमारे पास जो नंबर आता है वही उस पूरे अंकमाला का या उस पूरे सीरीज़ का जो नंबर हमें आंकड़ों के रूप में मिला है और हम जिसको सीरीज़ में डिपोट कर दिए हैं, उस सीरीज़ के फैलाव को वो नंबर फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ता है। विस्तार में जब विवरण सम्मिलित किए जाते हैं तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदमान के लिए एक दूसरे से अंतर होते हैं। यदि अगर हम लोग देखेंगे कि अगर किसी क्लास में सबसे छोटा स्टूडेंट जो है, जिसकी कम हाइट है, उसका हाइट जो है 150 सेंटीमीटर है और सबसे लंबा जो हाइट का स्टूडेंट है वो 170 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम इस दोनों के स्टूडेंट को, इसके बीच में अनेकों नंबर है जो 150 से बढ़ता हुआ है और 170 से घटता हुआ है, और तो हम इसके फैलाव को अगर देखेंगे तो 170 माइनस 150, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 20 सेंटीमीटर। विस्तार जो है वो विचलन को देखने के लिए सरलतम माप है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि ये केवल एक्सट्रीम पद पे विचार करता है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें जो एक्सट्रीम पद है, अगर हम लोग देखेंगे कि जो हाईएस्ट पद है और जो सबसे लोवेस्ट पद है, केवल इसी को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ केवल चरम पदों पर विचार करता है। तो अगर इसमें एक भी पद के विस्तार को प्रभावित कर सकता है। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से एक नाटा सा छात्र को सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई को बढ़ा करके 20 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर की गई है या कर दी गई है, या इसकी परिस्थिति की अनुकूलता के अनुसार से इसके विस्तार का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जिस तरह से विस्तारित रूप दिखे हैं उसको उस विस्तारित रूप से उस नंबर को या उस सीरीज़ के आंकड़े को देख सकते हैं। विस्तार को निकालने के लिए जो फार्मूला उपयोग किया जाता है वो है रेंज इक्वल टू m1 माइनस m0। रेंज जो है रिप्रेजेंटेड रेंज है, विस्तार है, m1 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यूज, अधिकतम मूल्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। mo जो है ये रिप्रेजेंट्स मिनिमम वैल्यू, निम्नतम वैल्यू को मेजरमेंट कर रहा है। यहाँ पे जो विस्तार का गुणांक है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, ये विस्तार जो है निरपेक्ष एब्सोल्यूट माप है जिसकी
सहायता से जो भी हमारे पास सीरीज़ है, श्रेणियाँ हैं, उसमें ठीक से एक दूसरे से कंपैरिजन या तुलना नहीं की जा सकती है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमें इसको रिलेटिव रूप में या सापेक्ष रूप में बदलना होगा। इसके लिए विस्तार गुणांक निकाला जाएगा। विस्तार गुणांक निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए m1 माइनस m0 बाय भागा m1 माइनस m1 प्लस m0 से इसके निरपेक्ष वैल्यू को निकाला जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज हम लोग अभी जो देख रहे थे, उसमें निरपेक्ष और सापेक्ष माप किस तरह से प्राप्त किए जाए। अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार से एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वैल्यू ऑफ रेंज को देखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, जो हमारे पास नंबर आंकड़े आए हैं उसमें हमारे पास हैं 6, 19, 17, 21, 27, 18, 20, 10 और 39, 14। अब हमारे पास जो हाईएस्ट रेस्ट है इन आंकड़ों में वो है 39, 39, और जो हमारे पास लोवेस्ट रेंज है, लोवेस्ट नंबर है, वो है हमारे पास 6। तो अगर हम इसका रेंज निकालेंगे तो हमारे पास उत्तर आता है 39 माइनस 6 इक्वल टू 33। इसलिए हमारे पास जो रेंज होगा वो 33 होगा। अगर हम लोग इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखेंगे तो हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, जो हमारे पास नंबर है, नंबर के साइज है, उसके अनुसार से हमारे पास नंबर है 5, 7, 9, 11, 13, 15। अगर इसके फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो 1, 5, 4, 9, 5, 2। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज देखा जाएगा तो सबसे बड़ा इस श्रृंखला में हमारे पास नंबर है 5 और उसको माइनस किया जाएगा। हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 15 और उसको माइनस किया जाएगा 5 से, जो हमारा रिजल्ट आएगा 10 आएगा। अब जब हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेट देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, तो 5 माइनस 15 माइनस 5 भागा मैक्सिमम नंबर प्लस मिनिमम नंबर 15 प्लस 5। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे 10/20 में से घटा करके जो रिज़ल्ट आएंगे वो 0.5 आएगा। अगर हम इसमें रेंज इन कंटिन्यूअस सीरीज अगर सतत मामला हमारे पास है, सीरीज वाइज है, तो हम इसे दूसरे प्रकार से निकाला जा सकता है। इसमें जो हमारे पास है वो सतत माला का विस्तार करने के लिए किस प्रकार से है। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर हैं उसको जब हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से है। अगर हम लोग देखेंगे तो साइज जो हमारे पास है वो 0 माइनस 10, 0 से 10 तक है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास 0 से 10 में केवल 1 है, 10 से 20 में 3 है और 20 से 30 में 10 है, 30 से 40 में 5 है और 40 से 50 में 3 है। इस प्रश्न में जो हमारे पास सबसे छोटा वर्ग है वो है 0 से 10। इसकी न्यूनतम सीमा इसलिए 0 है और सबसे बड़ा वर्ग है 40 से 50, तो इसकी उच्चतम सीमा 50 है। तो हमारे पास m1 हो गया 50 और m0 हो गया 0। अब इसके सूत्र का प्रयोग करने के लिए m1 माइनस m0 इसमें इक्वल टू हम लोग इसमें 50
माइनस 0 करेंगे। अब इसका रिलेटिव कोएफिशिएंट रेंज को निकालने के लिए, रिलेटिव कोएफिशिएंट रेंज को निकालने के लिए हम लोग इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे। m1 माइनस m0 बाई m1 माइ प्लस m0, 50 माइनस 0 भागा बाई 50 प्लस 0 इक्वल टू 50 बाई 50 बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से इस रेंज को देख सकते हैं। यहाँ पे आपके रेंज में अगर आप देख रहे हैं तो सीरीज हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस रेंज में हमारे पास जो डिफरेंसेस हो रहे हैं वो 1 नंबर के आ रहे हैं। तो कोरिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में हमारे पास 1 नंबर पे चल रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से इस रेंज के द्वारा विचलन की माप को देखा जा सकता है। तो हम लोग आगे और भी कुछ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।